हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 32वीं वर्कशीट जिसका विषय है हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आम चुनाव। हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सत्ता का विभाजन 2 स्तरों पर किया गया है। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के सदस्यों द्वारा सरकार बनाई जाती है, जिसके नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और इसी प्रकार से राज्य स्तर पर विधानसभा के सदस्य सरकार बनाते हैं और उनके प्रतिनिधि को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो सरकार चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, यानी केंद्रीय सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, 5 वर्ष पूरा करने के बाद सरकार के पास शासन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कोई भी सरकार हो, जब वह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है, उसके बाद चुनाव आयोग फिर से उस क्षेत्र में चुनाव कराता है। मान लीजिए किसी एक राज्य की सरकार को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब उस राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, यानी अब वह क्रियाशील नहीं है, अब वह शासन नहीं चला सकती। और वो राज्य अगर छोटा होता है, जैसे गोवा, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि, तो चुनाव आयोग एक ही दिन में ऐसे राज्यों में चुनाव संपन्न कराता है। और अगर वे राज्य बड़े होते हैं जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ऐसे राज्यों में चुनाव आयोग कई दिनों में चुनाव को पूरा करा पाता है। तो इसी को हम आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। आगे है नंबर 2, उपचुनाव। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली में फरवरी 2020 में एक नई सरकार का गठन हुआ और वह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2020 में पूरा करेगी। तो इस 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के विधायक की यदि मृत्यु हो जाती है या वो खुद से इस्तीफा दे देता है, तो उस विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा फरवरी 2025 तक के लिए। क्योंकि अभी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है अभी पूरा नहीं हुआ और कोई विधानसभा सीट मृत्यु या इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई है, तो उस सीट पर जो अलग से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा उसको उपचुनाव कहते हैं। इसके बाद वर्कशीट में है चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना कि भारत में जो सत्ता का विभाजन है वो 2 स्तरों पर किया गया है, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के सदस्यों द्वारा सरकार बनाई जाती है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई है, जिसमें से 543 पर सीधे रूप से जनता द्वारा चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग ने पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में, हिस्सों में बांट दिया है और हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का यानी एक सांसद का, एक लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ऐसे ही राज्यों को भी राज्य स्तर पर
विधानसभा चुनाव के लिए छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 तय की गई है, तो दिल्ली को 70 चुनाव क्षेत्रों में, 70 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर एक क्षेत्र से उस क्षेत्र की जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है। आगे है वार्ड। इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। तो बच्चों, लोकसभा और विधानसभाओं के अतिरिक्त भी सरकार में लोगों की भागीदारी तय करने के लिए पंचायतों का गठन किया गया है, नगर पालिकाओं का गठन किया गया है एक नगर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि दिल्ली में नगर निगम है। इन नगर पालिकाओं और नगर निगमों के सदस्यों के भी चुनाव होते हैं और इनके चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग सभी क्षेत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। और इन छोटे हिस्सों को जो नगर पालिका चुनाव के लिए या पंचायती चुनाव के लिए बांटे जाते हैं, इनको वार्ड कहा जाता है। और निर्वाचन क्षेत्रों को कई बार सीट भी कह दिया जाता है, क्योंकि जब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होता है तो वह लोकसभा या विधानसभा या पंचायत या नगर पालिका की सीटों के आधार पर ही होता है। आगे है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। यानी हमारे समाज में कुछ ऐसे समूह भी हैं कि जिनके लोगों के पास आम लोगों के बराबर न तो संसाधन है, ना ही वो इतने शिक्षित हो पाए हैं, और ना ही उनके पास इतना जनसंपर्क के साधन है, और ना ही उनके पास उतना बल है जितना और समूहों के पास है। जैसे SC, ST यानी दलित वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनकी बात भी संसद तक, विधानसभाओं तक पहुँचे। और आमतौर पर ये देखा गया है कि ये इन लोगों की आवाज़, इन लोगों के मुद्दे, इन लोगों की मांग संसद या विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, कुछ ऐसे जनसमूह भी हैं जिनके पास अन्य लोगों की तरह ना तो संसाधन है, ना ही बल है, ना ही शक्ति है, ना ही वे लोग इतने शिक्षित हैं जितने के आम जनमानस या आम जनसमूह हैं। तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए कि ऐसे लोगों की बात भी संसद में पहुँचे, विधानसभाओं में तक पहुँचे, तो इनके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न केवल ऐसे समूहों की पहचान की, बल्कि इन समूहों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व भी कर दिया, आरक्षित भी कर दिया है। यानी अब इन निर्वाचन क्षेत्रों से केवल अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है तो उस क्षेत्र से केवल इन्हीं जातियों से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा कोई और व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आगे है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है।
वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। बच्चों, भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया है, यानी ये माना गया है कि 18 वर्ष का व्यक्ति अब मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो 18 वर्ष के प्रत्येक भारतीय को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष का होने के बाद वो अपना नाम मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में चढ़वाए। तो अब ये मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों का ब्यौरा होता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है और ये इसका पता है। ये लिस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि जब आप वोट डालने जाएं तो आपकी पहचान की जा सके, जिससे कि कोई एक व्यक्ति 2 वोट न डाल सके या आपका वोट कोई दूसरा न डाल सके। आगे है उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वह सबसे पहले अपना नामांकन भरता है, यानी अपनी इच्छा जाहिर करता है लिखित रूप में चुनाव आयोग को कि हाँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, चुनाव में खड़े होना चाहता हूँ। तथा भारत में हमने ये भी देखा है कि अनेक सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और हर पार्टी अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करती है, जिसको हम आमतौर पर टिकट कहते हैं। यानी जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, बीएसपी एक पार्टी है और भी बहुत सारे दल हैं। तो हर एक पार्टी अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से अपने नुमाइंदे, अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और चुनाव में अपनी ओर से उनको लड़ाते हैं। तो जब कोई पार्टी अपना कोई उम्मीदवार मनोनीत करती है तो इसको हम आम भाषा में टिकट भी कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। यानी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, भले ही उसे किसी राजनीतिक पार्टी ने मनोनीत किया हो या ना किया हो, तो उसको अपना एक लिखित रूप में नामांकन पत्र भरना होता है, जिसमें वह ये इच्छा प्रकट करता है चुनाव आयोग के आगे कि वो इस चुनाव क्षेत्र से इस पद के लिए खुद को दावेदार मानता है और चुनाव लड़ना चाहता है। साथ ही उसको अपने खिलाफ चल रहे कोर्ट केस, आपराधिक मामले जो भी उसके खिलाफ चल रहे हैं, उनका ब्यौरा देना होता है और उसके पास कितनी संपत्ति है, वह कितना पढ़ा लिखा है आदि डिटेल चुनाव आयोग को बतानी पड़ती है। चुनाव आयोग इस डिटेल को पब्लिक के संज्ञान में लाता है, जनता के संज्ञान में भी लाता है, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर से, ताकि जनता को पता हो कि जिस उम्मीदवार को वे वोट देने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। आगे है मतदान और मतगणना। मतदान मतलब वोट देना और मतगणना मतलब वोटों की गिनती यानी काउंटिंग। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। यानी जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटर्स ईवीएम पर बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं और उनका वोट मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इन मशीनों को उसी दिन सील लगाकर एक जगह इकट्ठा करके
कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे को भी सील कर दिया जाता है और 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाती है, चुनाव आयोग द्वारा भी और अनेक पार्टियों के एजेंट के द्वारा भी। फिर एक निश्चित तारीख पर, जो कि पहले तय कर दी गई थी, उस पर सभी वोटों के रिकॉर्ड को निकालकर सभी मशीनों में पड़े वोटों का टोटल होता है और उसके बाद जो सदस्य सबसे ज़्यादा वोट लाता है उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? आम चुनाव वे चुनाव होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में हर 5 वर्ष के बाद होते हैं, जबकि उपचुनाव ऐसे चुनाव जो सरकार के कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने से खाली हुए पद को भरने हेतु कराए जाते हैं, उनको हम उपचुनाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है? सांसद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संसद का सदस्य होता है और विधायक विधानसभा का सदस्य होता है। तीसरा प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों का ब्यौरा होता है। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, वह सभी जातियों एवं धर्मों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, आदि आदि। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।